इस मंच पर विराजमान सभी समाज सेवी बंधु साथीगण, इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आपके ही गांव के भाई राजकुमार पटेल जी, कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे भाई साकेत जी, और इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने वाले सामने बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी साथियों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, साथियों, आज हम लोग एक ऐसे कार्यक्रम के लिए इकट्ठे हुए हैं जिनके बारे में कोई बताता नहीं है, कोई समझाता नहीं है, इनके इतिहास को कहीं कोई पढ़ाया नहीं जाता। ये हमें स्वयं खोज करके और अपने लोगों को बताने की आवश्यकता है। ये इस विद्यालय प्रांगण में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। शिक्षा का मंदिर है, विद्यालय है, यहाँ से हमको शिक्षा मिलती है। और अभी जैसे ही ये सत्र खत्म होने को आएगा, तमाम पूरे देश में वार्षिकोत्सव के समय एक पूजन होगी, सरस्वती जी की पूजा। आप सब लोग जानते हैं, हमारे शिक्षक साथी सब बैठे हुए हैं। लेकिन मां सावित्री बाई जी को कोई नहीं जानता कि असली शिक्षा हमें कहां से प्राप्त होना शुरू हुई है। असली हमारा जीवन उद्धारक कौन है, और ये इसलिए नहीं पता कि कोई बताता ही नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब ये कार्यक्रम हुआ, किसी को समझ में ही नहीं आया होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो इसलिए लोग इकट्ठे नहीं हुए। अभी नाच होता, गाना होता, भागवत होती या रामलीला होता या और कुछ होता, तो लोगों को लगता है कि हाँ कुछ हो रहा। अब ये सावित्री बाई कौन है, क्या है, तो नई चीजों को सुनने के लिए तो और उत्सुकता होनी चाहिए कि आखिर ये क्या है, क्या बताएंगे, क्या किसके बारे में बताएंगे, हमको क्या जानना चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ पर आए, हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के मन में ये पीड़ा है, आपके मन में, दिल दिमाग में ये बात है, और आपको जानकारी है, इसलिए यहाँ आए हो आप। और मुझे लगता है लोकल लोग कम हैं, दूर दराज से लोग ज्यादा आए हुए हैं। तो इसलिए हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। और देखिए, जब किसी काम की शुरुआत होती है, कोई काम की जब शुरुआत की जाती है, तो एक दो लोग उसकी शुरुआत करते हैं और धीरे 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 वो कारवां बढ़ता जाता है और लोग जुड़ते जाते हैं। इसके पहले भी हम लोगों के समाज के उद्धार के लिए जिन महापुरुषों ने काम किया, उनके बारे में नहीं जानते थे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके पहले का तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जब से हमको इस बात की जानकारी हुई है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं मानवर कांसीराम साहब जी को, जिन्होंने इस समाज के उत्थान के लिए जिन जिन लोगों ने, जिन जिन महापुरुषों ने आंदोलन चलाया था, काम किया था, उनको ला करके उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और उन्हीं में से मां सावित्री बाई फूले, छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, जिनके बारे में आप शायद जानते हो। लेकिन महात्मा ज्योतिबा राव फूले वो शख्स हैं जो शिक्षित हुए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी
को शिक्षा ग्रहण कराई, विद्यालय खोले और उनके माध्यम से अभी हमारे साथी बता रहे थे, इसके पहले बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और यदि पढ़ने का अधिकार नहीं होता तो क्या विद्यावती पटेल इस मंच के सामने खड़े होकर के अपनी बात कह सकती थी? नहीं कह सकती थी। और वैसे भी हम ऐसे समाज से हैं कि जहां हसिया और खुरपी लेकर के खेतों में काम करने की ज्यादा परंपरा है, पढ़ाने लिखाने की नहीं थी। धन्य हो मां सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने विद्यालय खोले और इतनी प्रताड़ना सही कि जब वो स्कूल जाती थी, जिनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि ये समाज के लोग पढ़े, बच्चियां पढ़े, महिलाएं पढ़े, वो इनको इतना प्रताड़ित करते थे कि उनके शरीर में गोबर, मिट्टी, कीचड़ वो डालते थे, पत्थर फेंकते थे। धन्य है वो व्यक्ति जिन्होंने इसके बावजूद भी इस पीड़ा को खत्म नहीं किया, बंद नहीं किया इस काम को। सारी जिल्लतें सहने के बाद भी उन्होंने कई विद्यालय खोल करके और पढ़ाई का काम अपना जारी रखा। मैं जिस गांव से हूं, छोटा सा गांव है, मैं खुद पहली व्यक्ति हूं जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की थी। उसके बाद तो हमारा पूरा गांव शिक्षित है, पूरे गांव के बालक बालिकाएं सब पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, शहर में पढ़ते हैं, बहुत सारी नौकरियों में है, लेकिन उस समय मैं पहली थी। धन्यवाद देती हूं मैं भी अपने माँ बाप को, जिन्होंने मुझे बाहर भेज करके पढ़ाया और लिखाया, और मौका मिला तो आज मुझे रीवा से चल करके आपके बीच तक आने का अवसर मिला है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, शिक्षा से बड़ी कोई दूसरी ताकत नहीं है। जो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सब अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाइए जरूर, बाकी चीजों में कटौती कर दीजिए, लेकिन पढ़ाई में कटौती नहीं करिए, और ये आपको ही करना पड़ेगा। आप यदि सोचें कि सरकार करेगी या कोई और करेगा, तो आप हालत देख रहे हो। आपके गांव की तो विद्यालय ठीक ठाक स्थिति में है, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है, लेकिन दूसरी जगहों की आप हालत देखिए। आज भी इस प्रजातंत्र में जहां एक भी व्यक्ति अशिक्षित ना हो, वहां की स्थिति देख लीजिए। गांवों में जाइए आप, ना तो स्कूल है, ना मास्टर है, ना कोई पढ़ाई की व्यवस्था है। तो कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे आप बताओ मुझे। जहां मध्य प्रदेश का बजट पढ़ाई में सबसे ज्यादा शिक्षा के लिए देना चाहिए, वहां मध्य प्रदेश की सरकार पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं दे रही। ना जाने कितने स्कूलें बंद होने की कगार पर है। शासन ने कह दिया इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए। स्कूलें बंद हो जाएंगे तो आपको शिक्षा कहाँ मिलेगी? इस समाज के बच्चे और बच्चियों को शिक्षा कहाँ मिलेगी? सब इतने सक्षम नहीं है कि आप सीधी में जाकर के, चुरहट में जाकर के, रीवा में जाकर के आप अपने बच्चों को पढ़ा सको। हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे बच्चियां पढ़े, तन में कपड़े कम पहने, 1 जून का भोजन भी बंद करना पड़े तो बंद हो जाए, लेकिन बच्चों को शिक्षा मिले। लेकिन मिलेगी कहाँ? जब शिक्षा के द्वार ही बंद हो जाएंगे तो मिलेगी कहाँ? और सरकार नहीं चाहते कि ये समाज पढ़ लिख करके आगे बढ़े। वो क्यों? यदि आप पढ़ लिख जाओगे, समाज तैयार हो जाएगा। सारी अपने बातों को सारा जब आप जानने लगोगे, समझने लगोगे, अधिकार समझोगे, तो फिर इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। आज प्रजातंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने मुश्किलों से, कितने संघर्षों के बाद एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिलाया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम उसका सही उपयोग करते हैं? क्या हम अपने वोट का सही उपयोग कर पाते हैं? मान लीजिए सिहावल विधानसभा में आप लोगों ने किया है, लेकिन 1, 2, 4 विधानसभा जीतने से तो हमारा काम बनेगा नहीं। यदि हम चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा हो, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिले हमको,
तो फिर अपने हिसाब में सत्ता सरकार में बैठने वाले लोगों को भी बनाना पड़ेगा। और वो कब होगा? जो हमारा ये बिखरा हुआ समाज है, कई टुकड़ों में बटा हुआ समाज है, खास तौर से ओबीसी, एससी और एसटी, माइनॉरिटी, जिनके पास वोट की ताकत है, जिनके वोटों से सरकारें बनती और बिगड़ती है, यदि ये समाज इकट्ठा हो जाएगा तभी ये संभव होगा। लेकिन कोई नहीं चाहता कि ये समाज इकट्ठा हो। और उसका कारण क्या है? आज मैंने पहले ही कहा है कि वोट की ताकत है, लेकिन आज हमारे बिखरे रहने के कारण कुर्मी कहीं है, काछी कहीं है, यादव कहीं है, धोबी कहीं है, चमार कहीं है, आदिवासी कहीं है। हमारे बिखरे होने के कारण हमारी संख्या का कुछ पता नहीं है, हमको बहुसंख्यक मानते नहीं है, हमारी वोट को गिनते नहीं है। आज जो चुनाव में हार जाती है जो पार्टी, वो भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हम पिछड़े वर्ग के वोट की वजह से हारे हैं, ये बहुसंख्यक वर्ग है। और जो जीत जाती है जो पार्टी, वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पिछड़े वर्ग के और इनकी वोटें इतनी ज्यादा है, इनके वोट से हम जीते हैं। तो जब हमारी गिनती नहीं होती है तो फिर हमारे अधिकार की तरफ ध्यान कौन देगा? अभी हमारे साथी बता रहे थे सवर्णों को 10% का आरक्षण मिला, जल्दी लागू हो गया, किसी ने विरोध नहीं किया। 3% के आदमी को 10% मिल गया, उसमें भी संतुष्ट नहीं है। और हम बामन होकर के 27 के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। कोई तो आए दे दे, कोई आए हमारा भला कर दे, वो भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इसीलिए कि हम हमारी ताकत का एहसास ही नहीं है, तो हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं, हमारे लोग अब जागरूक हो, अपने लोगों को बताएं। ये मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी यदि 4-4 बार से काबिज है तो केवल और केवल पिछड़े वर्ग के वोटों के कारण काबिज है, लेकिन मान नहीं रही है। अगर मानते तो पिछड़े वर्ग के लिए कुछ तो करते। इससे अच्छा तो कांग्रेस है, उन्होंने कहा हम 27% देंगे, लेकिन भाजपा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और माने भी क्यों, जब ऐसे ही उसको वोट मिल रहा है, ऐसे ही उनकी सरकार बन रही है, तो क्यों देंगे? बिना मांगे कोई देता है क्या? तो इसलिए हम आपसे कहेंगे, समय आ रहा है अपने वोट का सही उपयोग करने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 5 साल में आप परिवर्तन कर देना। आपके हित में काम नहीं करेगी जो पार्टी, जो सरकार, समय आएगा 5 साल के बाद तो आप उसको बदल देना। लेकिन हम लोगों ने बदलना नहीं सीखा। यदि बदलना सीखे होते तो अभी तक के मिल गया होता, कोई न कोई तो देता। लेकिन जब बिना कुछ किए उनको मिल रहा है तो वो कुछ करेंगे नहीं। जब 1 रुपया 2 रुपया गेहूं चाउर में काम चल रहा तो इतना देने की क्या जरूरत है? इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप इन तमाम सारी चीजों को समझो और संकल्प लो। हमारी वोट जहां जाएगी एक तरफा जाएगी। हमारे वोट की कीमत को समझो, हमारे लिए भी काम करो, इस समाज के लिए भी काम करो। और नहीं तो कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है, एक बिरादरी के वोट से तो आपके ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बनता, विधानसभा कोई जीत लेगा क्या? तो उनको अपनी वोट का एहसास कराइए कि यदि आपने नहीं किया, हमने 4 बार मौका दिया, तो इस बार अब हम मौका देने वाले नहीं है, बदलेंगे। अगर सामने वाला करता है तो ठीक है, नहीं फिर बदलेंगे। और इसीलिए आप इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं, आपकी ताकत को समझते हैं। आज वो तमाम बातें चलना शुरू हो गई है कि यह संविधान ठीक नहीं है, संविधान को बदलना चाहिए। और याद रखना, जिस दिन ये संविधान बदल जाएगा
उस दिन हमारी स्थितियां फिर उसी तरह से बद से बदतर हो जाएंगे। कोई नहीं पूछेगा, कोई आपकी बस्तियों में नहीं जाएगा, नाली नर्मदा देखने नहीं जाएगा। ये सब फिर अपने मन मर्जी मालिक हो जाएंगे। और इसलिए आज हम आपसे कहेंगे, माँ सावित्रीबाई फूले जी की जयंती पखवाड़ा मना रहे हैं, इसको गांव-गांव मनाना शुरू करिए, इसके बारे में लोगों को बताना शुरू करिए। जिस समाज का जिसका इतिहास नहीं होता है वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। हमारा इतिहास इन महापुरुषों से जुड़ा हुआ है। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जिनका सारा भविष्य भी अंधकार में है, जो इस देश के आने वाले समय के मालिक हैं, भविष्य है इस देश के, इनका समय अंधकार में मत बनाइए। हमारा आपका समय तो चला गया, जा रहा है, लेकिन जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके सामने सारी जिंदगी पड़ी हुई है, इनके समय को नष्ट मत करिए, इनके समय को बर्बाद मत करिए, इनके भविष्य को चेतिए। और इसलिए जिन लोगों के समझ में ये बात आ गई है, भले ही आप छोटे स्तर पर मनाओ, 10 लोग रहेंगे, 20 लोग रहेंगे, 50 लोग रहेंगे, कहीं तो शुरुआत होगी। एकदम से 1,00,000-2 लाख आदमी भले ही नहीं इकट्ठे हो, छोटे छोटे ग्रुपों में, छोटे छोटे जगह में इस बात को बताने की आवश्यकता है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे मृगेन जी को, राजकुमार पटेल जी को, संचालक साकेत जी को, और इस कार्यक्रम में जिन जिन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे मालूम है यहाँ कोई दूसरा प्रोग्राम कभी सम्मेलन कर देते, कुछ और कर देते, तो यहाँ ये भीड़ नहीं समाई देती, लेकिन उस भीड़ की हमको आवश्यकता नहीं है, हमें इस भीड़ की आवश्यकता है। 10 लोग, 50 लोग बुद्धिजीवी समाज के लोग बैठे हैं, जो हमारी बात को जाने और समझें और उसको आगे की ओर प्रवाहित करें, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। हमारे लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो, और इसलिए आपसे हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय में जब भी इस तरह का कार्यक्रम हो, उसके लिए आप लोग इन बच्चों को जो आगे बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाइए, उनको हिम्मत दीजिए, और तब जाकर के हम लोग इसमें सफल होंगे। रीवा से चल करके आदरणीय सांसद जी आए हैं, यहाँ से उनको चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे भी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन ये दर्द तो है मन में कि जिस बात की जानकारी हमको है, हमारे समाज को भी उस बात की जानकारी रहे, तो इसलिए हम लोग वहाँ से चल करके आए हुए हैं। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे, आज माँ सावित्रीबाई फूले जी की जयंती के अवसर पर आप सब यहाँ से संकल्प लेकर के जाइए। अब मास्टर साहब पता नहीं कौन से गांव से आए हुए हैं, देवली गांव के ही हैं। ये सब समाज सुधारक लोग हैं, जो नौकरी में रहते हुए कभी इन लोगों ने, और अभी राम गोपाल जी बैठे हुए हैं, इधर ये पंक्ति के जो लोग बैठे हुए हैं, ये सरकारी कर्मचारी रहते हुए जब ये आंदोलन चला है, इन्होंने कभी अपने नौकरी की परवाह नहीं की। हम सस्पेंड हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, इसकी परवाह उन्होंने नहीं की और समाज सेवा में लगे रहे। क्या मुंह दिखाएंगे, उनको बड़ा अपमान लगा और वहां से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ी। उनको ये लगा कि इसी नदी में छलांग लगा के जान दे दूं, ये अपमान हमारे बर्दाश्त के बाहर है। तो जब वो ऐसा उनके मन में आया और छलांग लगाने के लिए सोचे, तो उधर पुल के उधर से 2 लोग चले आ रहे थे। उन 2 लोगों को ये लगा कि ये लड़का लगता है आत्महत्या करने जा रहा है, तो उन 2 लोगों ने रोका कि रुको भाई, क्या करने जा रहे हो। वो रुक गए ज्योतिबा फूले, और उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई उन दोनों से। तो उन दोनों ने बताया कि तुम पढ़े लिखे आदमी मरने जा रहे हो, तुम तो सछूत वर्ग के हो, तुम तो छूके सवर्णों की सेवा करते हो, देखो मैं तो अछूत हूं। उनके गले में एक रस्सी लगी हुई थी और सामने हंडी लगी हुई थी। जब उन्हें थूकना हो तो उसी हंडी में थूके
और एक कमर में रस्सी बंधी हुई थी और एक झाड़ू बंधा हुआ था। ये 1848 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और उन्हीं में से हम सब लोग हैं। हम सब लोग भी सछूत और अछूत वर्ग के लोग हैं। कोई सछूत है, सछूत का मतलब जो छू के सेवा कर सके, तेल लगा सके, पैर दबा सके, बाल काट सके, दूध पहुंचा सके, सब्जी पहुंचा सके, ये सछूत वर्ग के लोग हो गए। और जो अछूत वर्ग के लोग हुए, जैसे शौचालय साफ करना है, जूते मरी उठाना है, ये करना है दूर से, तो दो वर्ग हुए, सछूत और अछूत वर्ग। तो उन लोगों ने कहा हमारे हंडी लटक रही है, पीछे झाड़ू लटक रहा है, पेशवाओं का शासन काल था और तुम मरने जा रहे हो, तुम पढ़े लिखे हो, इसे सुधार करो। तब फिर उन्होंने अपने घर जाकर, और उसके बाद ही इनकी शादी हुई सावित्रीबाई फूले से। सावित्रीबाई फूले की उम्र 9 साल थी, लेकिन उस काल में तो बचपन में ही शादी हो जाती थी। शादी के बाद जब वो घर आई तो ज्योतिबाराव फूले का पहला संकल्प था कि मैं इन्हें पढ़ाऊंगा। पढ़ाने की इजाजत घर वालों ने नहीं दिया, उस समय व्यवस्था ही नहीं थी। अब आपको सोचना चाहिए कि 1848 में भारतवर्ष की पहली पढ़ी लिखी अध्यापिका है। इससे पहले कोई सवर्णों की भी महिला पढ़ी लिखी नहीं थी। भले उन्होंने सरस्वती और माता का दर्जा दे दिया हो अंगूठे छाप महिला को ही, लेकिन पढ़ी लिखी सावित्रीबाई फूले थी। फिर उन्होंने घर के अंदर सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। अंग्रेजों का जमाना था, तो जब ये पढ़ा रहे थे और खबर हो गई तो इनके माता पिता ने इनको घर से निकाल दिया। ज्योतिबाराव फूले और सावित्रीबाई फूले को घर से निकाल दिए। और तब ये एक मुस्लिम भाई के यहाँ उनके मित्र थे, शेख हुसैन थे, उनके घर में जाके रहने लगे, पढ़ाई पूरी किए। और 1854 में फिर ये वहां जाके स्कूल खोली। सावित्रीबाई फूले जाके स्कूल खोली और वहां पर तमाम लड़कियों को बुला के स्कूल खोलने का, स्कूल चलाने का इन्होंने काम शुरू किया। और इन्होंने लगातार 2, 3, 4 स्कूलें खोली। स्कूल बढ़ती गई, फिर आगे चल के 18 स्कूलें हो गई और वहीं से शिक्षा, नारी शिक्षा की शुरुआत हुई। आज हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने में पीछे हटते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। अरे शिक्षा ही सब कुछ है। जिस समाज में शिक्षा नहीं है, या कि जो व्यक्ति शिक्षा से दूर है, वो तो पशु के समान है। और जो आदमी पढ़ लिख के आगे आ गया वही तो कुछ कर सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे, बाबा साहब अम्बेडकर के पढ़ने की कोई हैसियत नहीं थी। बाबा साहब घर से बहुत गरीब थे। और जब बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे, शादी बचपन में हो गई, 4-5 बच्चे हो गए। उन 4-5 बच्चों को दवाई कराने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के पास पैसे नहीं थे और दवाई के अभाव में उनके 4 बच्चे गुजर गए। आज तो हमारी ये हालत नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम स्कूल नहीं भेज सकते। आज तो सबके पास पैसे है, चाहे वो गरीब हो और चाहे अमीर हो, चाहे मीडियम हो, सबके पास पैसे हैं। और सबको इस मौके में ये संकल्प लेना चाहिए कि अब जो है हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ऊंची शिक्षा पढ़ाएंगे। शिक्षा के लिए मन चाहिए, शिक्षा के लिए एक मन में ज्वाला चाहिए। और जब वो मन में आ जाएगा तो धन आड़े नहीं आएगा। इसलिए कि जो लोग भी आगे गरीबी में रह के तरक्की किए हैं, उनके लिए धन आड़े कभी नहीं आया। बाबा साहब अम्बेडकर को धन आड़े नहीं आया। बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ने के लिए तैयार हुए तो छत्रपति शाहू महाराज, कुर्मी महाराज को पता हुआ कि हमारे दलित समाज का कोई होनहार बालक पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास पढ़ने को पैसे नहीं है। तब साहू जी महाराज बाबा साहब से पूछे, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? तो बाबा साहब ने कहा, मैं तो पढ़ने के लिए बंबई जैसी जगह में जाके मजदूरी तक करने के लिए सोच लिया था। यदि आप मुझे पढ़ा सकते हैं तो मैं पढ़ने को तैयार हूं। तब साहू महाराज ने
अपनी रियासत में 1902 में, ये जो हम लोग बार बार रिजर्वेशन की बात करते हैं, 1902 में साहू महाराज जी ने अपनी रियासत में 50% का आरक्षण दिया और उसी आरक्षण के पैसे से बाबा साहब अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो अमेरिका की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है, वहां भेजे। और बाबा साहब ने इतनी कड़ी पढ़ाई की, इतनी कड़ी मेहनत की कि जब बाबा साहब पढ़ रहे थे और इतना वो प्रतिभावान बने कि बाबा साहब के पीरियड में ही कोलंबिया विश्वविद्यालय के मैदान में बाबा साहब की स्टेचू लगा दी गई। ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे हम बाबा साहब के लोग हैं। आज हम बाबा साहब के वंशज हैं। हम लोगों को बाबा साहब पर गर्व होना चाहिए। बाबा साहब की वजह से आज हम जो कुछ लोगों को मिला है, ये मास्टर साहब बने बाबा साहब की वजह से बने हैं, आप बाबू बने हैं बाबा साहब की वजह से बने हैं, हम सांसद विधायक बने बाबा साहब की वजह से बने हैं। हम लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि काश इस धरती में बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो हम कहां होते। हम वही होते कि जैसा वो गले में हंडी लटकाए, कमर में झाड़ू लटकाए और छाया से गुजरने तक का अधिकार नहीं है। जैसे अब दिन इधर ढल गया है और यहाँ पंडित जी खड़े हैं और उनकी छाया इधर दूर तक है, तो उस छाया से हम गुजर नहीं सकते थे। बड़े लोगों के दरवाजे से हम जूते पहन के नहीं गुजर सकते थे। ये सब जो है बाबा साहब की देन है। इस धरती में दो कानून चला। एक कानून मनुस्मृति का कानून है, जो कानून आज भी जात पात के और वर्ण व्यवस्था के घेरे में चल रहा है, और दूसरा कानून है बाबा साहब अम्बेडकर का। हम बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को नहीं जानते, हम बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को नहीं पढ़ते, लेकिन हम रोज दूसरी चीजें रोज पढ़ते हैं, दूसरी किताबें हम रोज पढ़ते हैं। बड़े सवेरे उठते हैं, ये रामायण, ये गीता, या ये पुराण, ये वो है, लेकिन बाबा साहब के संविधान को हम नहीं जानते, नहीं पढ़ते। इसीलिए आज बाबा साहब के संविधान होते हुए भी जो आज हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि आज भी हम अज्ञान हैं, आज भी हम नियम कानून से दूर हैं। और जो हमारे लोग नियम कानून को जानते हैं, उनके पास वो इन तमाम सारी चीजों से सतर्क हो जाते हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बातें हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे संविधान दिया, छत्रपति साहू महाराज ने मुझे आरक्षण दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुझे राष्ट्र दिया। जब देश आजाद हुआ, इस देश में कैसा सौतेला व्यवहार होता है, यह समझने की जरूरत है। आज से 4000 साल पहले एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गए कि गुरुजी हमें शिक्षा, हमें भी धनुष विद्या सिखा दीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, तू छोटी जाति का है, तू शूद्र जाति का है, हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन एकलव्य के मन में शिक्षा सीखने का एक अंदर से ज्वाला भभक रही थी। वो जंगलों में गए और वहां तीर धनुष का अभ्यास किए। इतना बड़ा अभ्यास किए कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिए थे कि अर्जुन, तुमसे बड़ा इस धरती में कोई धनुषधारी नहीं होगा। लेकिन जब उधर से एक कुत्ता आ रहा था, द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों गुरु और चेले ऐसे गुजर रहे थे, तो देखा कि उधर से एक कुत्ता आ रहा है और उस कुत्ते में पूरा तीर से जो उसका मुंह था पूरा भरा हुआ था, लेकिन उसके मुंह से एक भी बूंद खून नहीं गिर रहा था। तो अर्जुन ने कहा, गुरुजी, ये कोई जरूर हमसे बड़ा धनुषधारी है, इसका पता लगाया जाए। जब ये और आगे बढ़े तो एकलव्य से मुलाकात हुई। एकलव्य से पूछे कि क्या तुमने इस कुत्ते के मुंह में तीर मारी है? एकलव्य ने कहा, हाँ गुरुजी, हमने मारी है। तो तूने ये कहां सीखा है? गुरुजी, मैं तो आपको ही गुरु समझ के और ये धनुष विद्या का अभ्यास किया और सीखा। तो बोले, यदि तुमने मुझे ही गुरु समझा है, तो यदि तुम मुझे गुरु माने हो तो मुझे गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए। तो एकलव्य ने कहा, गुरुजी, आप जो कहोगे वो हम देने को तैयार हैं। तो द्रोणाचार्य के मन में तो बहुत पहले से ही मन में एक छल था, एक कपट था कि ये छोटी जाति का आदमी शिक्षा ना हासिल कर पाए, ये कोई उन्नति ना कर पाए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे चाहिए।
तो एकलव्य ने ऐसे अंगूठा काट के और द्रोणाचार्य के कदमों में फेंक दिया। तो ये जो हमारे द्रोणाचार्य ने हमारे एकलव्य के साथ सौतेलापन किया, तो ये सौतेलापन पिछले 4000 साल से लेके और आज की तारीख तक चलता आ रहा है। जब सन 47 में देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों के सामने समस्या आई कि इस देश आजाद हो रहा है, इसकी चाबी किसको दे दूं। तो अंग्रेजों ने तय किया कि ये जो पूरे देश में 15 स्टेट हैं, इन लोगों के माध्यम से वोटिंग करवा दी जाए और जिसे ज्यादा वोट मिले वो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा और वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा तय हो गया था। वोटिंग हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी और पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 लोग चुनाव मैदान में आए। वोटिंग हुई। 14 लोगों ने वोटिंग की। 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले, 2 वोट आचार्य कृपलानी को मिले और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 भी वोट नहीं मिले। लेकिन जो काम द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ किया वही महात्मा गांधी ने सरदार पटेल के साथ किया। सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री न बना के, कांग्रेस का अध्यक्ष न बना के इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया। तो तब से लेके आज तक और आज भी, चाहे वो सीधी का कॉलेज हो, चाहे रीवा मेडिकल कॉलेज हो, जो भी हो, जब हमारा लड़का प्रैक्टिकल होता है तो उसको 50 में 49 नंबर नहीं मिलते, तब उसको 50 में 17 नंबर मिलते हैं और अपने लड़कों को वो 50 में 49 नंबर देते हैं। तो ये जो सौतेलापन है ये तब से लेके आज तक ये चला आ रहा है और हम उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। पता नहीं हमारा खून सोया हुआ है, पता नहीं हमारे भीतर बल नहीं है, पता नहीं हम कितने डरे हुए हैं, पता नहीं कितना हम भयभीत हैं कि एक बार व्यवस्था बन गई थी तो उसी व्यवस्था को हम ढो रहे हैं। आज भी बाबा साहब के जैसे महान साहित्य को पढ़ के, फूले साहू पेरियर के साहित्य को पढ़कर भी हमारे में जान नहीं आई, तब भी हम आगे नहीं सोच पा रहे हैं। आखिर हम कब सोचेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमें सबसे बड़ा अधिकार देके चले गए, वोट का अधिकार। लोकतंत्र में वोट की सबसे बड़ी कीमत होती है और लोकतंत्र में जो वोट की कीमत जानता है वही देश में लोकतंत्र में राज करता है। हमें वोट का अधिकार तो मिल गया लेकिन हम वोट की कीमत नहीं जानते हैं। जब चुनाव का दिन आता है तो ये हमारा समाज, अभी पंचायत का चुनाव हुआ, नगर निगम का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो ये हमारा समाज अपना वोट इकट्ठा करके अपने भाई को नहीं देता, ये पूरा वोट बेच देता है। कहीं 100 रुपए में, कहीं 500 रुपए में, कहीं 5000 में, 25,000 में, 50,000 में, जो जैसा आदमी होता है वैसा कीमत लगाई जाती है, पैसा ले लेता है, वोट बेच देता है। यहाँ तो जो विजय हुई है कमलेश्वर पटेल जी की, वो कांग्रेस की विजय हुई है, आपके वोट की विजय नहीं हुई है। यदि आपकी वोट की विजय होती तो आप यहाँ चुराट भी जीत लेते, आप सीधी भी जीत लेते, आप इधर भी जीत लेते, उधर भी जीत लेते। यदि इनको कांग्रेस की टिकट ना मिले तो क्या आप विधायक बना लोगे? नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप ऐसा अपने आप को तैयार करिए, अपने आप समाज को ऐसा तैयार करिए कि ये ब्राह्मणवादी लोग हमें टिकट दें या ना दें, लेकिन इस लोकतंत्र में अपने भाई को हम चुनाव जिता के भेजें। बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव में हमें बराबर कर दिया। चुनाव में चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटी जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का हो, बाबा साहब ने बराबर कर दिया। बाबा साहब ने संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश लिखा। तो वोट में तो हमें बराबरी मिल गई, लेकिन इस धरती में बराबरी नहीं मिली। आज हमारे जो लोग गरीब हैं, आज गरीब ही है। एक बार कभी गरीब हो गए थे तो आज भी गरीब हैं। हम एक बार नीच जाति में पैदा हो गए तो आज भी हम नीच हैं। न हमें जमीन मिल रही है, न हमें सामाजिक सम्मान मिल रहा है, न हमारे पास पैसे आ रहे हैं। माने तमाम सारी, जब प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में हर आदमी के पास हर चीज होनी चाहिए। हर आदमी को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, हर आदमी को सम्मान मिलना चाहिए, हर आदमी
की गरीबी दूर होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं योजनाएं चाहे जितनी चले, लेकिन जो गरीब है वह गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो कई गुना अमीर बनता जा रहा है, और हम आराम से वोट देते जा रहे हैं। जबकि ये सारा खेल वोट से है, ये सारा खेल वोट से है। आपको वोट की कीमत को समझना पड़ेगा। और हम लोग जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो अनाउंस में कहते हैं कि आप अपना अमूल्य वोट देकर, अमूल्य वोट माने जिस वोट की अपार कीमत है, आप अपना अमूल्य वोट देकर हमें विजयी बनाइए। और जिसकी झोली में ज्यादा वोट जाता है, जो चुनाव जीत के जाता है, वही इस लोकतंत्र में बादशाह होता है। ये छोटे से मुट्ठी भर लोग आज हमारे बादशाह बने हुए हैं, और जिसकी सबसे ज्यादा संख्या है वो आज हाथ जोड़े न्याय के लिए थाने में, तहसील में, यहां वहां खड़ा हुआ है। और जब हम ये प्रोग्राम करने की बात आती है तो कहते हैं कि ये हम लोग गरीब लोग हैं, व्यवस्था नहीं बन पा रही है। तो हम लोग अपने काम के लिए, अपने व्यवस्था के लिए नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहां से हमारी अवनति है, जहां से हमारा मान लुटता है, जहां से हमारा सम्मान लुटता है, जहां से हम लूटे जाते हैं, तो वहां के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे होते हैं। तो इन तमाम सारी चीजों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आइए आइए आइए। जी जी हाँ, के संविधान को पढ़ने की, बाबा साहब के संविधान को जानने की, बाबा साहब ने सब कुछ लिख दिया है। अब ये हमारी गलती है, हम बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण से तो हम अपना काम कर लेते हैं, लेकिन बाबा साहब की ओर ध्यान नहीं देते हैं। आज इस देश में, आज गांव में ये जो पेड़ हैं, ये पौधे हैं, ये जो जानवर हैं, बकरियां हैं, इनकी सबकी गिनती हो गई है। सन 1931 में एक बार अंग्रेजों ने गिनती कराया था, और इस गिनती के अनुसार जब सन 1952 में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया गया, वो 1931 की जनगणना के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया। और उसी जनगणना के आधार पर जो अभी मोदी जी ने सवर्णों को आरक्षण दिया है 10%, न तो उन्होंने किसी ने न मांगा था और न किसी ने विरोध किया। पार्लियामेंट में बिल आया, पास हो गया, लागू हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे पास कर दिया। लेकिन जो पिछड़ा है, जो जिसके पास आज कुछ भी नहीं है, न रहने को है, न खाने को है, न जमीन है, न सम्मान है, न मान है, कुछ भी नहीं है, ऐसे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी आज तक गिनती नहीं हुई। जब आरक्षण लागू करने की बात आती है तो कहते हैं वो तो भी इनका पता ही नहीं है पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। अरे जब 1931 में अंग्रेजों ने गिनती कर दिया, तो जिस तरह से तुमने SC और ST को आरक्षण दिया, जिस तरह से तुमने सवर्णों को आरक्षण दिया, तो उसी तरह से इस देश में 52-54% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी आरक्षण देने की जरूरत है। उनके भी संविधान के हिसाब से उनकी भी जाति की गणना होनी चाहिए। आज हमारे लोगों की कोई गणना नहीं है। यहाँ पेड़ पौधों की गणना हो जाती है, मवेशियों की गिनती हो जाती है, लेकिन जो रातों दिन इस धरती को चीर के रातों दिन धूप, छांव और बरसात और ठंडी में ये समाज रातों दिन मेहनत करके अनाज तैयार करता है, और इस देश में मेहनत न करने वाले लोगों को खिला पिला के मोटा करता है, उन्हीं के सामने फिर हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है कि मुझे न्याय की भीख दे दो। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हम लोगों की मांग है, पूरे देश में चल रहा है। अभी बिहार में नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना का काम शुरू करवा दिया है, बाकी पूरे देश में पिछड़े वर्गों की जनगणना नहीं हो रही है। आज आरक्षण लागू है। सन 1952 से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का रिजर्वेशन लागू है। आजादी का ये 75 साल बीत गया, अनुसूचित जाति का 15% रिजर्वेशन लागू है, लेकिन
जनसंख्या के बराबर किसी भी पोस्ट में हमारी भागीदारी आज पूरी नहीं हो पाई। इसी तरह अनुसूचित जनजाति का है, 75 साल से रिजर्वेशन लागू है, लेकिन कोटा हमारा पूरा नहीं हो पाया। और पिछड़े वर्ग तो ये तो सबसे ज्यादा सोया हुआ समाज है। ये तो जिस दिन निकल पड़ेगा, जिस दिन चाह हिलेगा, जिस दिन ये इकट्ठा होके और सड़कों में उतर पड़ेगा, उस दिन कोई माई का लाल नहीं है कि आपका कोई अधिकार कहीं रोक ले। सिर्फ आपको निकलने की जरूरत है। आज हम यहां आए हैं, इतना बड़ा गांव है, गांव के लोगों को लग रहा है कि हम तो खाए पिए मस्त हैं, हमारे पास काहे की कमी है, हम क्यों जाए मीटिंग सुनने। अरे मीटिंग सुनो आने वाली औलाद के लिए। तुम तो लाख जूता खा के जिंदगी बिता लिए। प्रयास ये करो कि आने वाली हमारी औलाद इस स्वतंत्र भारत में और बाबा साहब के संविधान के चलते सम्मान और स्वाभिमान से जिए, उनके लिए लड़ने की कोशिश करें। आपका तो बीत गया, जो होना था हो गया। तो साथियों, इस तरह से बहुत तमाम सारी बातें हैं। मैं इस मौके में आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप इकट्ठे हो जाइए। 100 साल की बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने चारों बेटों को जिस कमरे में रहती थी बुलाई, तो चारों बच्चों और चारों बहुओं को ये खबर हो गई कि माताजी ने आज बच्चों को बुलाई है, जरूर कुछ मामला होगा, सारी जिंदगी का माल रखे होंगी, तबीयत ठीक नहीं रहती तो कुछ देना होना होगा। तो पहले चारों बहुएं पहुंच गई, फिर चारों लड़के पहुंचे। लड़के पहुंचकर माताजी से पूछते हैं, माताजी आपने हम लोगों को बुलाई हैं, तो किस लिए बुलाई हैं? माताजी ने कहा बैठ जाओ। ये जो लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ है, जिसमें चारों तरफ से रस्सी लपेटी हुई है, इस लकड़ी के गट्ठे को उठाओ और इसको तोड़ दो। बड़े बेटे ने उठाया, नहीं टूटी। दूसरे ने उठाया, तीसरे ने उठाया, चौथे ने उठाया। उन चारों लड़कों से वो लकड़ी का गट्ठा नहीं टूटा। तब माताजी ने कहा कि इसकी जो रस्सी है उसे खोल दो, रस्सी को छोड़ दो। तो जब रस्सी को छोड़ दिए, माताजी ने कहा अब इसको तोड़ो। बड़े बेटे ने उठाया, एक को तोड़ दिया, दूसरे ने उठाया, दूसरे को तोड़ दिया। तो इस तरह से पूरी लकड़ियां टूट गई। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जो इस देश का मूल निवासी है, जिसे हम द्रविड़ कहते हैं, जिसका खून भी ग्रुप है, जो इस धरती का रहने वाला है, ऐसे अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक समाज के लोग ये एक हैं, ये भारत के मूल निवासी हैं। ऐसे चारों वर्ग के लोग इकट्ठे हो जाओ उस लकड़ी की तरह, तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा। जिस दिन आप इकट्ठे हो जाओगे, आपका कोई अधिकार वंचित नहीं कर पाएगा। जिस दिन आप इकट्ठे हो जाओगे, आपको सम्मान मिलेगा। अभी तो आप वोट बेच देते हैं, और जो समाज वोट बेचता है, जो समाज वोट की रक्षा नहीं करता, जो समाज अपने वोट को बेचाई से नहीं रोकता, उस समाज की मां बहन बेटियां सरेआम बिकती है, सरेआम लुटती है। हमारे बुजुर्गों का अपमान होता है और हम 1 रुपए 2 रुपए का गेहूं खा के बड़ा खुश होते हैं कि सरकार हमें बहुत दे रही है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि 1 और 2 रुपया में ये हमारा वोट लूट रहे हैं, ये वोट लूट रहे हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि बाबा साहब ने बड़े संघर्ष के बाद आपके लिए एक अच्छा संविधान दिया, आपको तमाम सारे अधिकार दिए। उन अधिकारों को समझ के और जब मौका आए, आपस की दोस्ती, आपस में जो कोई दुश्मनी हो, विरोध हो, उसे भुला के और इकट्ठा होके किसी अपने एक भाई को वोट देकर विजयी बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। धन्यवाद माननीय पूर्व सांसद महोदय जी। यह सदन पूरा आपकी आवाज से तरोताजा हो गया, परिपूर्ण हो गया, धन्य हो गया, या बिठौली की धरा धन्य हो गई। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अभी हमारे बीच में परम आदरणीय
तो हम लोगों को ज्यादा समय भी लेना नहीं चाहिए। समय भी कम है, चूंकि 2:30-3 बजने को है और आप लोगों को 100-150 किलोमीटर जाना भी है। तो आप लोगों के लिए 2 लाइनें मैं जरूर कहना चाहता हूं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना कुछ किए कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े कि पत्थर में चोट, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। सम्मानित साथियों, आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है और देश की हालात को आप लोग बखूबी जानते हैं। हिंदुस्तान के अंदर वर्ण व्यवस्था बहुत तेजी के साथ पनप रही है। अभी हमारे सम्मानित साथी जिन्होंने उद्बोधन अपने भाषण से अतिथियों का सम्मान कर रहे, तो उन्होंने कहा कि यहां पुरुषों को पढ़ने की आजादी नहीं थी। देश के अंदर इतिहास है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था, इस वर्ण व्यवस्था के तहत जो शूद्र है, इस शूद्र समाज को आजादी तो थी ही नहीं, मनुष्य के जीवन को जीवन यापन करने की आजादी नहीं थी, जो आज मानव की जिंदगी जी रहे हैं। इसी श्रेणी में इस देश के अंदर संपूर्ण महिला, कोई ओबीसी और दलित की महिला नहीं, संपूर्ण महिला इस देश के अंदर, उनको भी वही सम्मान, वही दर्जा था जो इस देश के अंदर अछूत और ये दलित लोगों को था। इसी श्रेणी में इस देश के अंदर महिलाओं को रखा गया। और मेरा तो मानना यह है सम्मानित सांसद जी, कि जो यातनाएं इस देश के अंदर दलितों को और पिछड़ों को मिला है, और यही यातनाएं जो महिलाओं को दी गई, चाहे जिस जाति की महिला हो, तो उन महिलाओं का डीएनए हमको लगता है कि हिंदुस्तान के मूल निवासियों से मिलता जुलता डीएनए है, क्योंकि ये महिलाएं अपने हिंदुस्तान की हैं। अगर ये भी महिलाएं विदेश से आई होती तो इनमें भी भेदभाव होता और इतनी बड़ी प्रताड़ना नहीं होती। शायद इसके पहले भी हमारे समाज के लोगों के लिए माता सावित्रीबाई फुले को इतना बड़ा संघर्ष नहीं करना होता। और माता सावित्रीबाई फुले ने जितना बड़ा संघर्ष और इतना ही जीने का काम किया है इस समाज को शिक्षित करने के लिए, आज निश्चित तौर पर इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, हमारे जितने भी नौजवान साथी आए हैं, प्रबुद्ध साथी आए हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हो और देश के अंदर अगर सच्ची श्रद्धा और मां सावित्रीबाई फुले को मानते हो, तो आप निश्चित तौर पे अपने घर में ये बताने का काम करिए। और आज के दिन जो सावित्रीबाई फुले की जो जयंती है 3 तारीख को, उस दिन महिलाओं को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाने की प्रेरित करिए और ज्यादा से ज्यादा घर से महिलाओं को निकलने का काम करिए, जब ये हमारी लड़ाई सार्थक हो। सम्मानित साथियों, देश चल रहा है, हमें इस चीज को कहने में परहेज नहीं है। आप खतरे में हो, समाज खतरे में है, देश खतरे में नहीं है। अगर देश चल रहा है तो मानव खतरे में है। बाबा साहब द्वारा दी हुई व्यवस्था खतरे में है, संविधान खतरे में है। आपको जो बाबा साहब द्वारा दिया मौलिक अधिकार वो खतरे में है। आपको मानव की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था। इस देश के अंदर मुगलों ने 900 वर्ष राज्य किया। इस देश के अंदर अंग्रेजों ने भी 200 वर्ष राज्य करने का काम किया। हम इतिहास की ओर अगर जाते हैं तो देखते हैं कि जो वर्तमान हालत है, आजादी के 75 साल में जिस तरीके से लड़ाई हम लोगों को आज लड़नी पड़ रही, दलित लोगों को जिन्हें इस देश के अंदर दलित की श्रेणी में रखा गया है, हमें लगता है कि मुगलों ने भी इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ नहीं किया था। अंग्रेजों ने बहुत सारी व्यवस्था हम लोगों को देने का काम किया और उसी व्यवस्था के साथ बाबा साहब अंबेडकर, हमारे बहुत सारे महापुरुष जिनकी हम जयंती मनाते हैं,
ये हमारे सारे के सारे महापुरुष उनके बीच में रह करके भी हमें न्याय दिलाने का काम किया और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र में हमने अग्रसर करने का काम किया। अगर अंग्रेज और बहुत कुछ दिन रह गए होते तो शायद हो सकता है कि बहुत सारी व्यवस्था हमें मिलने में देर नहीं होती और ये लड़ाई हमारे महापुरुषों को इतनी दूरी तक ले जाना नहीं पड़ता। सम्मानीय साथियों, आज देश के अंदर दो व्यवस्था चल रही है। एक व्यवस्था चल रही है गरीब की और एक व्यवस्था चल रही है अमीर की। गरीब तो इस देश के अंदर ये दलित बनाया ही गया था, इसे तो सब चीज संपदा से बहिष्कार किया गया था, मगर दिखता नहीं था, आज दिखता है। हमारे 85% समाज दिनों दिन गरीब होता जा रहा है। 15% समाज इस देश के अंदर संपूर्ण संपदा और सत्ता में राज्य कर रहा है, रात और दिनों वो आगे बढ़ रहा है। आज देश के अंदर एक बड़ी विसंगति है, बाबा साहब का संविधान जलाया जा रहा है, इसकी तैयारी चल रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए रास्ते बड़ी तेजी के साथ इनके सारे व्यवस्था को रोकने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ग्रामीण अंचल में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या हालात है। क्या आजादी की यही कल्पना थी? आज वर्तमान सरकारें पूरे देश को बेच रही हैं। आपकी आवाज को कोई बुलंद करने वाला नहीं है। पूरे देश को प्राइवेट सेक्टर में भेजा जा रहा है, बेचा जा रहा है। हमारा समाज जब शिक्षित होकर के सामने आने का काम किया तो पूरे देश को ठेकेदारी प्रथा में भेजने का काम कर रहे हैं। और इस देश का पूंजीपति है जो आपके देश के अंदर शिक्षा का ठेका ले रहा है, स्वास्थ्य का ठेका ले रहा है, आप देश की संपूर्ण व्यवस्था का ठेका ले रहा है। आप बताइए, उस ठेकेदार की प्रथा में बाबा साहब की दी हुई व्यवस्था में तो नौकरी समाप्त कर दी गई थी। तो अगर सारी व्यवस्थाएं ठेकेदारी प्रथा में चली जाएंगी तो क्या आपके लड़के जो किसी तरीके से शिक्षित होंगे, शिक्षा ग्रहण करें, तो क्या उन्हें नौकरी उन ठेकेदारों की व्यवस्था में दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। इसलिए सतर्क होने की जरूरत है। आपको अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है, एक सूत्र में बंधने की जरूरत है। हमने कहा आपका समाज सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है। सम्मानीय सांसद जी आप जानते हैं, सम्मानीय विधायक जी आप जानती हैं, आग लगा दी गई है, आग लगा दी गई है। और आग नागपुर में माचिस छिड़क दी गई है, जहां से इस देश का संचालन हो रहा है, जहां से इस देश के अंदर नफरत पैदा की जा रही है। नागपुर में आग की माचिस की तीली जला दी गई है और ये लोग दिल्ली की ओर चल दी गई है, जहां आपके संविधान के जलाने की योजना बन रही है, जहां आपको पुरानी व्यवस्था में ढकेलने का काम किया जा रहा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा, यहाँ जितने भर 85% समाज के लोग यहाँ मौजूद है, बुद्धिजीवी तबके के लोग, ये मत मानना कि सांसद जी ऐसे ही गांव और कूच जा रहे हैं। उन्होंने लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर रह के व्यवस्था देखी है। ये लड़ाई कोई सांसद जी भर की नहीं है, ये लड़ाई कोई विधायक जी बस की नहीं है, ये लड़ाई कोई सीएल यादव की बस नहीं है, ये लड़ाई 85% समाज की है। ये लड़ाई लोकतंत्र के अंदर विधानसभा और लोकसभा में जहां से व्यवस्था बनती है, वहां अपने लोगों को ज्यादा से
है, नहीं तो याद रखना देश तो जलेगा। अगर ये लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं माने तो फिर नुकसान सबकी है मेरे दोस्त, सबका घर जलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि मैंने पहले कहा है कि जहां तक सांसद जी और विधायिका जी, वहां मेरे को ज्यादा बोलने का मैं बोलता भी नहीं हूं। मैं खास तौर से मंचन से सभी अतिथियों का गुना है। सरस्वती शिक्षा की माता नहीं है, हमारे समाज की असली माता ये है। शिक्षा यदि ये न देती तो आज यहाँ का भारत देश का ST SC समाज के लोग ये पत्थर जैसे पशु जैसे पड़े रहते हैं। असली शिक्षा की जननी है। साथियों, इन महापुरुष के चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं। और साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब कभी कोई ऐसे महापुरुष की